नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड और हिंदी मिक्स सीरीज़, जिसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा SDRF का गठन कब किया गया। तो राज्य सरकार द्वारा SDRF का गठन किया गया 9 अक्टूबर 2013 को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, तो उसके जो वन लाइनर हैं उसमें तो आपको स्टार्टिंग में 12 जुलाई मिलेगा, और बाद में जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदाओं वाला, तो उसमें उन्होंने 21 जुलाई दिया है। तो लेकिन जो इसकी जो मतलब एक इसका आंसर है, तो इसका आंसर है 9 अक्टूबर 2013। तो 9 अक्टूबर 2013 को उत्तराखंड में NDRF की तर्ज पर, यानी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, तो उसकी तर्ज पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ये 9 अक्टूबर 2013 को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रामणी श्रृंखला, खमिल श्रेणी और धनपुर श्रेणी किस जिले में स्थित हैं। तो रामणी श्रृंखला, खमिल श्रेणी और धनपुर श्रेणी ये हैं चमोली जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके समय ऑपरेशन सूर्य होप चलाए गए। तो सेना और जो यहाँ का पुलिस थी, NDRF थी, तो सब ने मिलकर एक ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, और जिसके तहत जो बचाव अभियान है वो किया गया। तो यह चलाया गया ऑपरेशन सूर्य होप, उसको नाम दिया गया। तो ये 17 जून से 2 जुलाई तक यह चलाए गए। 17 जून से 2 जुलाई तक यह ऑपरेशन सूर्य होप चलाए गए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी नदी है, तो यानी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो यह नदी है क्षिप्रा। क्षिप्रा क्या है? उत्तर वाहिनी नदी है। अगला प्रश्न है कि राजवक्ती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो राजवक्ती परियोजना बनी हुई है नंदाकिनी नदी पर। तो नंदाकिनी नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि माई गॉड फॉल कहाँ स्थित है। तो माई गॉड फॉल स्थित है विकासनगर, देहरादून में। कहाँ स्थित है माई गॉड फॉल? विकासनगर, देहरादून में। अगला प्रश्न है कि जराल ताल व मंजान ताल कहाँ स्थित है। तो जराल ताल व मंजान ताल स्थित हैं टिहरी जिले में। तो जराल ताल और मंजान ताल कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी जिले में स्थित है। और इस प्रकार के कभी कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं वो कई बार क्या होते हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो छोटे ताल और कुंड हैं ये ध्यान रखने हैं कि कौन सा कहाँ है, किस ज़िले में स्थित है। तो जराल ताल और मंजान ताल कहाँ है? ये टिहरी ज़िले में है। अगला प्रश्न है कि THDC यानी जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो THDC का मुख्यालय है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में THDC का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है। तो चमोली जिले में वह कौन सी झील है जो पारे को भी जमा सकती है। तो ये है सैलोदक झील। तो सैलोदक झील का जल क्या है? पारे को भी जमा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो राज्य की किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है काली का। किसका है? काली का है। 11,467 वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषज, ये भेषज हो जाएगा, भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। तो जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए 1980 से क्या किया गया? जिलेवार भेषज सहकारी संघ बनाए गए। तो 1980 में इनकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि राजगढ़ी का वन आंदोलन कब हुआ। तो राजगढ़ी उत्तरकाशी में है। तो राजगढ़ी का वन आंदोलन होता है 1926 से 1930 में। तो 1926 से 30 के बीच क्या होता है? यहाँ पर वन आंदोलन होते हैं उत्तरकाशी में। और इसी में हम 1930 में हम रवाई कांड भी देखते हैं या तिलाड़ी कांड भी देखते हैं उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको 48वें नंबर का क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अप्रैल 2015 में। तो क्या है? अप्रैल 2015 में इसको 48वें नंबर का क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है अप्रैल 2015। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
या देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में यह फैला हुआ है, 3 जिलों में यह विस्तारित है। अगला प्रश्न है मक्कू एवं छड़ीला। मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं? तो ये झूला की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा का झिराला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह झिरोला क्षेत्र, अल्मोड़ा का झिराला या झिरोला क्षेत्र है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मैग्नेसाइट के लिए। तो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा का झिरोला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं? तो राज्य में किस जिले में यूरेनियम के होने के संकेत मिले हैं, उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं? तो ये मिले हैं टिहरी जिले में। तो टिहरी जिले में वैज्ञानिकों ने संभावनाएं जताई हैं कि यहाँ पर यूरेनियम हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में क्लोराइड की चट्टानें कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो राज्य में क्लोराइड की चट्टानें प्राप्त हुई हैं मोहनखाल, चमोली में। तो राज्य में क्लोराइड की चट्टानें कहाँ मिली हैं? तो ये मिली हैं मोहनखाल, चमोली जिले में। अगला प्रश्न है कि राज्य में टिन किस जिले में पाया जाता है? तो राज्य में मुख्य रूप से टिन पाया जाता है चमोली जिले में। तो राज्य में टिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये चमोली जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दिदुरी एवं जग्याताल कहाँ स्थित है? तो दिदुरी और जग्याताल स्थित है ऊखीमठ में। कहाँ स्थित है? दिदुरी और जग्याताल ये स्थित है ऊखीमठ में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा सिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो सिराई घाटी की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है कमल गंगा। तो कमल गंगा इसको क्या कहा जाता है? सिराई घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह घाटी क्या है? लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो लाल चावल के उत्पादन के लिए फेमस है कमल गंगा की घाटी। इसको कमल गंगा की घाटी या सिराई घाटी भी कहते हैं, उत्तरकाशी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो हेमकुंड झील से उद्गम होता है लक्ष्मण गंगा का। किसका होता है? लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है हेमकुंड झील से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टी पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं निम्न या लघु हिमालय में। तो निम्न या लघु हिमालय में भूरी वन मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राज्य में कृषि नीति की घोषणा की गई थी 2011-12 में। राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब हुई? 2011-12 में। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर कौन सी जो फसल मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है? तो पर्वतीय ढालों पर मुख्य रूप से ये चाय की फसल क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर मुख्यतः किसकी खेती होती है? तो चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि सघन भेड़ विकास परियोजना संचालित की जा रही है। तो वर्तमान में सघन भेड़ विकास परियोजना संचालित की जा रही है पौड़ी जिले में। कहाँ संचालित की जा रही है सघन भेड़ विकास परियोजना? तो ये की जा रही है पौड़ी जिले में संचालित है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी 10 दिसंबर 2014 को। तो 10 दिसंबर 2014 से टिहरी बांध में 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई, यानी लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया 8 अप्रैल 1854 को। तो 8 अप्रैल 1854 को इसका उद्घाटन किसने किया? ऊपरी गंगा नहर, लॉर्ड डलहौजी। तो ये कहाँ से निकाली गई है? तो ये गंगा से निकाली गई है, हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न है कि राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है ऋषिकेश पशुलोक में। तो राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को किसने प्रोत्साहित किया? तो ये किया था रॉयले ने 1835 में। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहित किया रॉयले 1835 ईस्वी में।
अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में वृक्ष मित्र किसे माना जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में वृक्ष मित्र कहा जाता है दामोदर सिंह राठौड़ को। दामोदर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र कहा जाता है। और वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव किसे बोलते हैं? तो ये कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। तो उनको क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वृक्ष मित्र पूछेगा तो दामोदर सिंह राठौड़, और वृक्ष मानव पूछेगा तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन किया गया 4 सितंबर 1942 को। पर्वतीय वन संघर्ष समिति। अगला प्रश्न है कि राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? तो राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत की गई 2010 में। तो 2010 में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि हिमालयन हाईवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालयन हाईवे का विस्तार है त्यूनी से लोहघाट तक। तो त्यूनी से लोहघाट तक विस्तार है हिमालयन हाईवे का। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो पहली कंपनी है जिसने केदारनाथ में हेली सेवाएं दी, पवन हंस कंपनी। तो इसने सर्वप्रथम अपनी सेवाएं शुरू की 16 मई 2003। 16 मई 2003 से इसने अपनी हेली सेवाएं प्रारंभ की। अगला प्रश्न है कि किरमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किरमोली जल विद्युत परियोजना स्थित है गौरी नदी पर। किस पर है? गौरी नदी पर यह जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में किस परियोजना को राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है? तो राज्य में किस परियोजना को राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है? राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है टिहरी परियोजना को। तो जो टिहरी परियोजना है इसको राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है चीला परियोजना कितने मेगावाट की है? तो चीला परियोजना है 144 मेगावाट की। कितनी है? 144 मेगावाट की चीला परियोजना है। अगला प्रश्न है कि उत्यासु परियोजना किस नदी पर है? तो उत्यासु परियोजना है अलकनंदा नदी पर। उत्यासु परियोजना है अलकनंदा नदी पर यह बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि राज्य में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है बेंत क्या है? तो बेंत होती है एक पहाड़ी घास। तो बेंत क्या है? एक पहाड़ी घास है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस योजना के तहत राज्य में 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो राज्य में 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए रहबर योजना चलाई गई है। तो रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने वृद्ध अवस्था पेंशन की राशि को कब 400 से बढ़ाकर 800 रुपये किया? तो राज्य ने वृद्ध अवस्था पेंशन की जो राशि है 1 जनवरी 2014 से क्या कर दिया? 400 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह कर दिया। और वर्तमान में क्या है? ये 1200 रुपये मिलती है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र स्थित है भवाली में। तो मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह भवाली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में हुई। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में की गई। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ है? तो उच्च स्तरीय पौध संस्थान है श्रीनगर में, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है? तो यह कहा गया है बोध गया शिलालेख में। तो बोध गया शिलालेख में देहरादून का नाम क्या है? सपाद लक्ष्य कहकर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यमुना और ऋषिगंगा के तट पर स्थित गुफा कौन सी है? तो यमुना और ऋषिगंगा के तट पर स्थित गुफा है कार्तिकेय। तो यमुना और ऋषिगंगा के तट पर कौन सी गुफा है? कार्तिकेय गुफा। अगला प्रश्न है कि निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कब किया गया?
तो निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा किया गया मसूरी से, और ये इन्होंने किया 1914 ईस्वी से। तो निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन राजा महेंद्र प्रताप द्वारा किया गया, और ये इन्होंने किया मसूरी 1914 ईस्वी से। अगला प्रश्न और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है, किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा है? तो ये कहा है वेन्सांग ने। तो ये चीनी यात्री थे और इन्होंने गंगा को क्या कहा है? महाभद्रा कहा है वेन्सांग ने। तो इसके बाद हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न है कि आगत या गृहीत स्वर कौन से हैं? तो आगत या गृहीत स्वर होता है औ। क्या होता है? ये अंग्रेजी से लिया गया है औ, तो इसे आगत या गृहीत स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो लुंठित वर्ण होता है रा को। रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। तो रा क्या है? लुंठित वर्ण है। अगला प्रश्न है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ण होता है ला। तो पार्श्विक वर्ण क्या होता है? ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और लुंठित वर्ण कहते हैं रा को। अगला प्रश्न है परकंपित वर्ण कहते हैं। तो परकंपित वर्ण कहा जाता है रा को ही क्या कहते हैं? परकंपित वर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्धस्वर कहलाते हैं। या और वा क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण क्या होता है? ना तो पूरी तरह से स्वर की तरह होता है और ना ही पूरी तरह से व्यंजनों की तरह होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निरामिस का विलोम शब्द है। तो निरामिस का विलोम शब्द है सामिस। तो निरामिस का विलोम शब्द क्या है? सामिस निरामिस का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में दो वर्ण एक ही अक्षर हो सकते हैं? तो किस शब्द में दो वर्णों का एक ही अक्षर हो सकता है? तो ये होता है द्वितीय युग्मक, यानी ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है? जो वर्ण का क्या वर्ण दोबारा आ जाए, तो वर्ण रिपीट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीय युग्मक शब्द कहलाते हैं। तो ये जैसे दिल्ली, कच्चा, तो इसमें क्या है? ला क्या हो रहा है? पुनः यह आ रहा है, इसमें 4 रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या है? यानी एक ही वर्ण क्या है? 2 बार आ जाए, तो उसमें क्या कहते हैं? द्वितीय युग्मक कहलाता है। अगला जो प्रश्न है जूते चाटना। तो जूते चाटना का मतलब होता है खुशामद करना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खुशामद करना। अंडे सेना, इसका मतलब होता है घर में बेकार बैठना। अंडे सेना का मतलब घर में बेकार बैठना। अगला प्रश्न है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। सींग का तत्सम शब्द है। तो सींग का तत्सम शब्द होता है श्रृंग। तो सींग का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंग होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षा, तर्रा, ज्ञा और स्रा। हिंदी में वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षा, तर्रा और ज्ञा और स्रा। अगला प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सुई का तत्सम शब्द है। तो सुई का तत्सम शब्द क्या होता है? सूचिका। सुई का तत्सम शब्द क्या होगा? सूचिका। अगला प्रश्न है हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? ये होते हैं अल्प प्राण। जैसे हम का, चा, टा, तो इसमें जो वर्ग होते हैं क, ख, ग, घ, गा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, आना, तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है? जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होंगे? तो ये अल्प प्राण होंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। और दूसरा और चौथा क्या होगा? ये महाप्राण होंगी, यानी जो सम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? महाप्राण होंगी, और जो विषम संख्याएं होंगी वो अल्प प्राण होंगी।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि सभी ऊष्म व्यंजन सा, श, ह क्या होते हैं? तो ये महाप्राण होते हैं। या तीनों सा और हा क्या होगा? ये महाप्राण होंगे। तो यानी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है सभी संयुक्त व्यंजन अक्षतरा, ज्ञ और स्रा होते हैं। तो ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण का अर्थ है कि जिनको उच्चारण करते समय क्या हो? हवा ज़्यादा निकले, यानी ज़्यादा समय लगे और ज़्यादा हवा निकले। और आज का हिंदी का और इस जो हमारी सीरीज है इसका जो अंतिम प्रश्न है कि हरापन या हरितिमा का अर्थ है। तो हरितिमा का अर्थ क्या होता है? हरापन या हरियाली। तो हरितिमा का अर्थ क्या होता है? हरापन या हरियाली होता है हरितिमा का अर्थ। तो ये थे हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।